बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर संधारित्र। ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, आईआईटी मेंस में हर जगह इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। आज हम इस टॉपिक से संबंधित सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवालों को डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप इस टॉपिक को, संधारित्र को, धारिता को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी से 10 मिनट में ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मेरे संधारित्र की अपन शुरुआत करते हैं किसी से, धारिता से, कैपेसिटेंस से। किससे किया बेटा? कैपेसिटेंस से। और हमने ये बोला था कि किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, क्या क्या है बेटा? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी धारिता कहलाती है। सही है बेटा। इसके लिए हमने डिफाइन किया था कि एक्चुअली में C का जो मान होता है, C इक्वल्स टू डिफाइन की जाती है जी बेटा। सिर्फ अपन इसको थोड़ा सा रेफरली जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको सवाल करने में थोड़ी आसानी होगी। धारिता को बेटा डिफाइन करते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं C से, और C की जो वैल्यू देते हैं बेटा वो देते हैं अपन Q अपॉन V। ठीक है, ये Q का मतलब होता है किसी चालक को दिया गया आवेश, और ये V का मतलब होता है विभव में होने वाली वृद्धि। सही है। इसका बेटा मापन जो करते हैं अपन लोग, इसका मात्रक जो लिखा था वो हमने लिखा था, हाँ जी, उसको अपन फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैराड बोलते हैं, कैपिटल है। हमने आपको ये भी बताया था, याद करो बेटा, जिन बच्चों को पता है कि धारिता का मान ना तो आवेश पर डिपेंड करता है, इसको आवेश से कोई मतलब नहीं है, और ना ही इसको विभव से कोई मतलब होता है। ना तो आवेश पर डिपेंड करती है धारिता, और ना ही विभव पर डिपेंड करती है। धारिता का मान बेटा हम जानते थे, एक तो माध्यम पर डिपेंड करता था, माध्यम कि आप जो गणना कर रहे हो किस माध्यम में कर रहे हो। दूसरा चालक के आकार और आकृति पर डिपेंड करता है, आकार और आकृति पे भी हमारा डिपेंड कर रहा था। ठीक है, हमने सबसे पहले धारिता के लिए एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट लिया था, गोलीय चालक, स्फेरिकल कंडक्टर बेटा, गोलीय चालक लिया था। और गोलीय चालक के लिए जब बात करते हैं धारिता की, तो बेटा हम जानते हैं C की जो वैल्यू आती है वो आती है 4πε0 कैपिटल R। ठीक है, C = 4πε0 कैपिटल R। और यहां से हमें पता चला था कि धारिता जो होती है वो गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, बढ़िया। यानी आकार बढ़ा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है, आकार कम कर देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। धारिता कम होने का मतलब होता है कि वो कम आवेश रखेगा अपने पास, और धारिता ज्यादा होने का मतलब होता है वो अपने पास ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, और टॉपिक है 2-4 जो उनको आपको डिस्कस करना या थोड़ा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले, कि बेटा हम जानते थे कि आकार बढ़ा के धारिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि आकार बढ़ा के धारिता बढ़ाना एक व्यावहारिक उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आकार हमने बहुत बड़ा कर दिया था, फिर भी धारिता के मान में इतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी वृद्धि होनी चाहिए। हमने सारे मेथड ढूंढे थे, तो हमें ये पता चला था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आवेश को रखते हैं, आपका स्तर रखते हैं नहीं है, तो फिर भी अगर अपन V के मान में कमी कर दें तो धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि C = Q/V होता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से हमने इसको तो कर दिया नियत, और B को क्या कर दिया कम, इस वाले केस में C बढ़ जाता है। और ऐसा ही होता है बेटा, इसी की वजह से हमारे जिंदगी में कौन आया था? संधारित्र। ठीक है, संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र में ना तो अपन आकार में चेंज करते हैं, ना हम आकृति में चेंज करते हैं, सिर्फ आवेश को स्थिर रखकर उसके विभव को कम करके धारिता के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये संधारित्र है उसमें यही होता है। और वास्तव में ये क्या होती है? हमारी ऊर्जा संग्रहण की युक्ति होती है। इसके पास बहुत सारी क्या है बेटा? ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा आपको विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, या तो विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसके अंदर होती है? संधारित्र के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, बढ़िया। संधारित्र में कई प्रकार के आए थे। संधारित्र को व्यक्त करते हैं सवालों में कुछ इस प्रकार से, इसका प्रतीक चिन्ह बनाया था हम लोगों ने। 2 समान आकार की प्लेट होती है, 2 समांतर होती हैं। इस आकृति को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतीक चिन्ह बोलते हैं संधारित्र का। और हम जो पढ़ते हैं सबसे ज्यादा वो पढ़ते हैं कौन सा बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र।
कौन सा पढ़ते हैं अपन लोग? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की जब धारिता की बात करते हैं तो सी का जो मान आता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है। सही है, ये भी आप जानते होंगे। और यहाँ देखा जाए तो बेटा ये संधारित्र होता है हमारे पास, दोनों प्लेटें हमारी समांतर होती हैं, समान क्षेत्रफल की समान आकृति की प्लेटें जब एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित होती है तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये जो दी होती है बेटा, ये दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी होती है और इस ए का मतलब होता है प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अच्छा, यहाँ से हमने ये देखा था कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी, और अगर दूरी को, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को कम कर देते हैं तो धारिता हमारी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्षेत्रफल के समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता हमारी कम हो जाएगी। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो धारिता का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ज्यादा हमारे जो सवाल आते हैं उसी से आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र से ही आते हैं जितने भी सवाल बनते हैं हम लोगों के। अच्छा, अगर बेटा मान लो अभी इस वाली केस में यहाँ निर्वात भरा हुआ है, अगर इसके अंदर कोई माध्यम भर दें, कोई मीडियम डाल दें, मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। सी माध्यम के लिए बेटा कितना? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या होती है? हमारी परावैद्युतांक होता है किसी भी माध्यम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, ये भी अपन पहले से डिस्कस करके आ रहे हैं, आपको समझा के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है बेटा, ऊर्जा U का जो मान होता है उसका मान 1/q² आता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य में ऊर्जा जो संचित होती है, संचित ऊर्जा, ऊर्जा कितनी है, उस ऊर्जा की जो वैल्यू आती है, अगर आपका आवेश प्लस q है, धारिता c है, तो बेटा कितना आता है? 1/2q²c। इसके बाद बेटा इसी को अपन चेंज करते हैं किस फॉर्मूले से? q cv से, तो बेटा हमारे पास ये बदल जाता है 1/2 cv² में, और अगर इसी में चेंज करके बन जाता है 1/2 q b। ये तीन हमारी ऊर्जा के फॉर्मूले आते हैं, यानी जो ऊर्जा इसके अंदर है वो इस फॉर्म में आती है। सवालों में ध्यान रखना है कि अगर सवाल में आवेश की बात कर रहा है और पूछ रहा है ऊर्जा कितनी है, तो हमें इस वाले फॉर्मूले से लिंक करना है। अगर आपके सवाल में विभवांतर दे रखा है, बी मतलब विभव दे रखा है, पोटेंशियल विभव विभवांतर दे रखा है, तो बेटा उस वाले केस में हमें ऊर्जा इससे लेकर है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देखो जब अपन आवेश चेंज करते हैं तो बी का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, और हमें किसी एक की वैल्यू दे रखी होती है, दूसरे की वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज अपन ज्यादा नहीं करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो दूसरी राशि है, ये दूसरी राशि कैसी बेटा? नियतांक है। सी धारिता नियत होती है, धारिता जब आपका संधारित्र बनता है, धारिता उसी समय फिक्स कर दी जाती है। दैट मींस एक बार संधारित्र बनने के बाद जो फैक्ट्री बन के आया था, अब अपन उसकी धारिता को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी ऊर्जा की बात। अगर बात करें बेटा अपन ऊर्जा घनत्व की, ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा जो घनत्व होता है बेटा, ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना निकल के आता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट e²। ठीक है, ये E का मतलब कौन है? E का मतलब होता है प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र, जिसकी जो वैल्यू निकाली थी बेटा हमने, वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं अपन आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? किसी एक, हाँ जी, किसी एक प्लेट पर आवेश बटे किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, ये कहलाता है हमारा ऊर्जा घनत्व। ये दो प्लेट है ना, तो इस एक पर कितना आवेश है वो रखना है, और किसी एक प्लेट के क्षेत्रफल का भाग देना है, तो हमें मिल जाएगा ऊर्जा घनत्व। अच्छा, इससे हमें मिलता है विद्युत क्षेत्र जो इन प्लेटों के मध्य होता है, और इस विद्युत क्षेत्र से मिल जाती है हमें ऊर्जा घनत्व कितना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट e²। कोई समस्या? इतना आप लोग डिस्कस करके आ रहे हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चंस करने से पहले। बड़ी इसके बाद बेटा हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने ये कुछ इस तरह से पढ़ रखा था कि तो आपकी तुल्य धारिता होती है CS होती है बेटा, वो आपका 1/CS होती है, वो 1/C1 प्लस के 1/C2 एंड प्लस के 1/C3 कुछ इस प्रकार से चलती है। और समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में
आपकी धारता होती है वो कुछ C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, यानी ये तुल्य धारता ज्ञात करने के फॉर्मूलेस थे, एक तो समांतर क्रम में था और एक श्रेणी क्रम में था, ये भी हम आपको डिस्कस करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में यानी जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं वो इन सारी चीजों के चारों तरफ घूमने वाले हैं। आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया आपके लिए चीजें जो बेसिक्स वाली थी। ओके, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको थोड़ा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ओके बेटा, चल तो ये है आपके सामने पहला सवाल। सबसे आसान सवाल से शुरुआत करते हैं कि दो गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उनकी धारताओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको जब सवाल करना हो तो सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह से सावधानी से पढ़ना है कि बेटा चालक की बात कर रहा है और चालक कैसा, हमारा गोली प्रकार का चालक है। कैसा है, गोली प्रकार का चालक है और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4:2। हम जानते हैं जब हमारा चालक गोली होता है तो बेटा उसकी धारता का मान था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। सही है, और हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक ये चीज है वो कैसी है, वो नियत होगी। तो सी समानुपाती किसके आता है, आर क्या कहेंगे। अगर ऐसी बात है बेटा ये दोनों आपस में समानुपाती है तो जो त्रिज्या होगी या जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, धारताओं का अनुपात होगा। तो इस सवाल में ध्यान रखना है कि अगर वो चालक गोली प्रकार का है तो गोली प्रकार के चालक में जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही सेम टू सेम किसका अनुपात आता है, धारताओं का अनुपात आता है। तो बेटा आंसर कैसा आ जाएगा हमारा 4:5, क्योंकि सी समानुपाती किसकी होती है, आर के डायरेक्टली समानुपाती है। तो हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा अनुपात दे रखा होगा, जैसे मान लो 1:2 दे रखा तो आंसर क्या आएगा 1:2। 6:5 दे रखा तो आंसर क्या आएगा 6:5। तो अभी कितना है 4:5 है तो आंसर कितना आएगा 4:5। ठीक है, चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। जी बच्चों, ये है आपके पास दूसरा सवाल। वायु की उपस्थिति में संधारित्र की धारता कैपिटल सी है। यदि प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए तो धारता का मान सी के बराबर होगा, सी से कम हो जाएगा, सी से ज्यादा हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़िया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको हमसे बोल रहा है कि बेटा माध्यम कैसा है, निर्वात या वायु है, तो उस समय धारता दे रखी है बेटा कितनी, सी। माध्यम भर दिया बेटा, अपन जानते हैं माध्यम की उपस्थिति में थोड़ी देर पहले बताया था धारता होती है माध्यम में वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हाँ जी, A/D होती है। सही है, पक्का। और अपन ये भी जानते हैं बेटा कि अगर इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं तो कुछ ऐसे मिलता है। देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है डब्बे में बंद कर रखा है, ये एक्चुअली में निर्वात वाली धारता होती है। तो इसको लिखते हैं अपन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी निर्वात। ठीक है, यानी जो माध्यम में जो धारता है वो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। अब हमें ये नहीं पता कि एक से ज्यादा एक से कम है, और आप जानते हो बेटा एप्सिलॉन आर का मान, इसका मान 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होता है। यानी इसकी जो रेंज है वो या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। 1 किसके लिए होता है, निर्वात के लिए 1 होता है। बाकी किसी भी माध्यम की बात कर ले अपन, चाहे कोई माध्यम हो निर्वात के अलावा, हर किसी के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 से ज्यादा आएगी। और अगर हम सी निर्वात में 1 से बड़ी संख्या गुणा कर देते हैं, सी के मान में 1 से बड़ी संख्या का गुणा कर देते हैं, तो जो सी माध्यम आएगा उसका मान निर्वात से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सी का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे, यानी जो आपका जो नया धारता आने वाली है वो सी से कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें निर्वात वाले मान में एप्सिलॉन का गुणा होता है और इसका मान 1 से ज्यादा है, और 1 से बड़ी संख्या का गुणा करने पर जो मान आता है वो पहले की तुलना में ज्यादा आता है। इसलिए आंसर कितना आएगा बेटा, तीसरा आंसर आएगा सी से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। यदि एक संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा यू हो तो आवेश दुगना करने पर ऊर्जा होगी। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, चलो चलते हैं। बेटा हमसे क्या पूछा गया, ऊर्जा का सूत्र पूछा गया। ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है और अपन जानते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा जो होती है उसके 3 फॉर्मूले थे, 1/2 Q²/C, ठीक है, या 1/2 CV² और या था 1/2 Q × V।
ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य जितनी ऊर्जा होती है उसको ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूले का यूज अपन जनरली नहीं करते हैं। अच्छा, इन दोनों की बात करते हैं, हमारे पास 2 बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने आपको बोला था कि अगर आवेश की बात करेगा तो इसकी बात करेंगे, और अगर विभव की बात कर रहा होगा तो इसकी बात करेंगे। अब चेक करते हैं आपके सवाल में किसकी बात कर रहा है। वो देख रहे थे, वो कैपिटल क्यू आवेश देने पर कितना आवेश दे रहा है, वो कैपिटल क्यू, यानी वो आवेश की बात कर रहा है। और आवेश की बात कर रहा है तो फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं कि सर वो लगाएंगे जिसके पास आवेश होगा। तो बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला कौन आ गया बेटा हमारे पास, 1/2 q² अपॉन u। सही है, मान लेते हैं जिसकी धारिता C थी, आवेश Q था, तो ऊर्जा कितनी दे रखी उसके पास, ये u का मान आ गया। ठीक, अच्छा ओके, देखा आगे उसने आवेश को कितना कर दिया बेटा, 2 गुना कर दिया। यानी पहले आप मान लो, पहले अभी नई ऊर्जा निकालते हैं u डैश, तो 1/2 का तो 1/2 रहेगा। सही है, आवेश पहले q था, कितना कर दिया उसने, 2 गुना कर दिया, दैट मींस कर दिया 2q, और उसका हो रहा है फॉर्मूले में स्क्वायर। और धारिता तो C का मतलब C होगी क्या, क्योंकि धारिता को आवेश और विभव से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखते हैं क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखना बेटा 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 ये बन जाएगा, और 4 इंटू ये बाकी का मैं जैसा था वैसे लिख रहा हूं, इंटू 4 को मैंने बाहर निकाल दिया 1/2, और बेटा यहाँ क्यू का करेंगे तो q² और अपॉन में c। समझ में आया, यानी इस 2 का स्क्वायर हो गया 4, जिसको मैंने सबसे बाहर निकाल दिया, 1/2 को अपनी जगह पे छोड़ा, q का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा c। और आपको पता है बेटा ये जो मैंने इधर लिखा है ये हिस्सा तो क्या पहली ऊर्जा के बराबर है क्या। तो बताओ जो नई ऊर्जा आएगी u डैश, उसका मान 4 ये हो गया, और क्रॉस में ये कौन बन गया, u बन गया। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यानी पहली ऊर्जा का कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 4 गुना। समझ में आ रही है, चले आगे, बढ़िया। क्वेश्चन नोट कर जैसे वीडियो पॉज करके और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। बच्चों ये रहा आपके सामने अगला सवाल, C1 व C2 धारिता वाले संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जाएं समान हो तो संधारित्र पर विभवांतर का अनुपात क्या होगा। ये कुछ आपके ऑप्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर दो। चलो मैच करते हैं। देखो आपके लिए दे रखा है हमारे पास 2 संधारित्र है, एक की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, और आपने देखा होगा जो ऊर्जा है वो ऊर्जाओं के मान कैसे बेटा हमारे समान दे रखे हैं, और हमें विभवांतर का अनुपात पूछा है। अभी सवाल पिछला किया था ऊर्जा वाला, और बेटा हमने बोला था, अब देखो इस सवाल में किसकी बात कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है या विभवांतर की बात कर रहा है। तो देखो इसमें बात की जा रही है किसकी बेटा, विभवांतर की। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा ऊर्जा का, ऊर्जा का फॉर्मूला विभवांतर वाला 1/2 c² सही है। हमारे पास 2 संधारित्र हैं, एक की धारिता C1 है, तो बताओ पहले वाले की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U1 बराबर 1/2 c1 v1², और बेटा दूसरे वाले की U2 कितनी आ जाएगी, 1/2, धारिता कितनी है उसकी C2, और विभव को अपन मान लें V2, तो ये बन जाएगा V2²। सही है, एक पहला संधारित्र धारिता C1 है तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी 1/2 c1 v1², और यहाँ से 1/2 c2 v2²। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि U1 और U2 के मान बराबर हैं, ऊर्जा कैसे है बेटा, समान दे रखी है। तो बताओ अगर ये समान है तो बेटा एक क्या बताओ, 1/2 c1 v1² बराबर 1/2 c2 v2² हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगी। आपको विभवांतरों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी आपको v1 अनुपात v2 ज्ञात करना है। तो देखो v1² इधर लाते हैं, v2 को नीचे लेके आओ तो v2² हो गया, और यहाँ कितना बन जाएगा बेटा, देखो C2 पहले से ऊपर है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके C1 नीचे चला जाएगा, क्या कुछ ऐसे आ जाएगा ये। सही है, ओके। और हमें v1² अपॉन v2² नहीं चाहिए था, हमें तो v1 अपॉन v2 चाहिए था। तो क्या करते हैं बेटा, रूट लेना है, तो रूट लेंगे तो v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू आएगी कितना बेटा, अंडर रूट, इधर लेंगे तो रूट C2 अपॉन C1 जो बन जाएगा रूट C2 अनुपात अंडर रूट C1, क्योंकि भाग के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हमेशा अनुपात के रूप में होता है। तो ऊपर तो आ जाएगा रूट C2 और नीचे कितना आ जाएगा रूट C1। तो आंसर क्या आएगा आपका, अंडर रूट C2 और अनुपात अंडर रूट C1। यानी अगर आपकी ऊर्जाएं समान हो और विभवांतर का अनुपात पूछेगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा, अंडर रूट C2 अनुपात अंडर रूट C1। ये सारी ढंग से समझना, इसको तरीके से नोट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट तरफ सवाल की तरफ, समझ में आ गया ना जी बच्चों। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, C1 व C2 धारिता वाले 2 संधारित्रों को समान आवेश दिया जाए तो उनमें संचित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं कुछ इस प्रकार से, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा आंसर लगा लो। हो गया, चलो चेक करते हैं अपना आंसर। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इसी प्रकार का सवाल किया था, लेकिन वहां हमसे
क्या दे रखा था, ऊर्जा समान दे रखी थी, विभवांतर का अनुपात पूछा था, ठीक है। अभी हमसे क्या दे रखा है बेटा, देखो आपको आवेश का जो मान है वो कैसा दे रखा है, समान आवेश दे रखे हैं, और हमसे ऊर्जाओं का अनुपात पूछ रहा है। यानी सवाल में आवेश दे रखा है, ऊर्जा दे रखी है, तो हम समझ गए बेटा कि ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, आवेश वाला लगाएंगे, तो 1/2 Q² वाला। सही है। आपसे ये पूछा गया है कि भाई अब कुछ सोचो कि पहले संधारित्र की बात करें तो उसकी ऊर्जा को U1 मान लेते हैं, तो कितना बन जाएगा बेटा, 1/2 आवेश को Q मान लें, धारिता कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। सही है। अच्छा, दूसरे संधारित्र के लिए ऊर्जा अगर U2 है तो बेटा देखो 1/2 आवेश दोनों पर कैसा है, आवेश दोनों पर उसने बोल रखा है कि संधारित्रों को समान आवेश दिया जाए, तो जितना आवेश पहले वाले को दिया गया होगा उतना ही आवेश दूसरे वाले को दिया गया होगा, तो इसका भी अपन Q मान लेते हैं। लेकिन धारिता उसकी बदल गई, यहाँ हमारी C1 थी तो यहाँ कितनी दे रखी है आपकी, C2 दे रखी है। आपको क्या बताना है, U1 और अनुपात U2 का मान बताना है, ऊर्जाओं का अनुपात बताना है। तो बताओ भाग देंगे तो बताओ क्या होगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो ऊपर कुछ ऐसे बचेगा Q²/C1, पूरा लिख देता हूँ चलो, 1/2 Q²/C1 बटे 1/2 Q²/C2। सही है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, Q² से Q² कट गया, ये C1 उछल के ऊपर आएगा, ये C2 उछल के ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा C2/C1। तो बताओ आंसर कितना आएगा, C2/C1 है इसमें कहीं भी, ये रहा, ये आंसर बन जाएगा C2/C1। ठीक है। बहुत आसान सवाल था, बट आपको 2-3 सारे सवाल मैंने लगातार ऊर्जाओं वाले कराए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऊर्जा का कोई सवाल आता है तो उसको किस तरह से हमें फ्रेम करना है, क्या क्या उसमें लॉजिक अप्लाई करने हैं। ठीक है बेटा, चलेंगे सवाल की तरफ, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नया सवाल, एक आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U है, यानी आपके लिए ऊर्जा दे रखी है U। यदि प्लेटों के मध्य के परावर्तन पदार्थ की एक पट्टिका रख दी जाए तो संधारित्र की नई ऊर्जा होगी। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं। ये ऊर्जा के ऊपर एक सवाल और है जो एक नई कैटेगरी का बेटा हमसे पूछा जाता है। अपन बात करते हैं सवाल की कि इस सवाल को करना किस प्रकार से है। ठीक बेटा, चलो आपके पास दे रखी ऊर्जा U दे रखी, जब निर्वात था तो उस समय ऊर्जा कितनी थी बेटा, U थी। और अगर अब माध्यम भर दिया जाए कि परावर्तन का, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वापस सवाल वही है बेटा, ऊर्जा का आया है तो ऊर्जा का आते बेटा वही आपके तीनों सूत्र आपके सामने आना चाहिए, Q² बराबर 1/2, हाँ जी, CV² और बराबर 1/2 Q × V। सही है। अच्छा, आपको पता है ये वाला तो अपन को अप्लाई करना नहीं है, हमारे पास दो फॉर्मूले बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। सर आपने बोला था कि अगर आवेश दे रखा तो आप ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, और अगर विभवांतर दे रखा तो अपन ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। लेकिन सर इसमें ना तो आवेश है ना विभवांतर है, फिर क्या करें जी। अगर आपको ऐसा दे रखा हो जिसमें ना आवेश हो ना विभवांतर हो और आपके लिए कुछ माध्यम बदल रहा हो, तो देखो अपन चेक करते हैं बारी बारी से, इसको लेके चलते हैं, पहले इस वाले को चेक करते हैं, पीछे से लेके चलते हैं। अगर माध्यम लेके आएंगे तो बेटा जानते हैं धारिता का मान बदल जाता है। ठीक है, धारिता माध्यम पर डिपेंड करती है, तो माध्यम का मान माध्यम बदलने से धारिता बदल जाएगी। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। साथ में हम ये भी तो जानते हैं बेटा कि माध्यम बदलने से हमारा विभव भी बदल जाता है, विभव माध्यम पर डिपेंड करता है, आपको पता है पहले से। यानी इस फॉर्मूले में दोनों राशियां माध्यम बदलने से बदल रही हैं, तो गणना थोड़ी सी टफ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इस पर आ जाते हैं, इस वाले पर C का मान माध्यम पर डिपेंड करता है, लेकिन आवेश, सर आवेश माध्यम पर डिपेंड करेगा क्या आवेश को माध्यम से कोई मतलब है जी, आवेश को माध्यम से कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें वाले फॉर्मूले में अगर आवेश को माध्यम से कोई मतलब नहीं है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सी बदलने वाला है माध्यम की वजह से, तो इसी को चेक कर लेते हैं अपन लोग। सही है, तो चेक करो, जब निर्वात में थे अपन लोग, निर्वात वाले केस में, तो निर्वात वाले में ऊर्जा U दे रखी है और आंसर 1/2 Q² आ जाएगा। ठीक है, इसी मतलब कौन सा है, निर्वात वाला। और जब अपन माध्यम में आ गए तो बताओ माध्यम में बेटा U का मान कितना आ जाएगा, U बराबर 1/2 का 1/2 होगा, आवेश में कोई बदलाव नहीं होगा। और अपन जानते हैं जो C माध्यम होता है वो εr × C निर्वात होता है। सही है, माध्यम में जो धारिता होती है वो εr × C होती है। C का मतलब ये निर्वात वाली धारिता है। सही है, जिसको हमने पहले से C मान रखा निर्वात में। अब एक बात बताओ, इसका मान कितना दे रखा उसने पहले से, उसने देखो इसने दे रखा है कितना की परावर्तता, यानी इस εr का मान दे रखा है कि, तो बताओ C माध्यम जो है वो कितनी बन जाएगी, C माध्यम का मतलब कि × C निर्वात बन जाएगी क्या।
और ये सी माध्यम का मान यहाँ रख जाएगा क्योंकि अपन माध्यम में निकाल रहे हैं तो इसको यू माध्यम कह दें। तो बताओ ये सी माध्यम बनेगा और इसका मान कितना के इंटू सी बन जाएगा क्या? सही है। अच्छा अगर ऐसा बन गया तो देखो थोड़ा सॉल्व कर लें इसमें से 1/k को बाहर निकाल दें और देखो इसके अंदर 1/2 का 1/2 रह गया, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रह गया और सी का मतलब सी रह गया। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या वो तो u का मान है, तो देखना u माध्यम कितना आ जाएगा, यानी इसका बन गया u और कौन में कौन है बेटा k, तो आंसर क्या आ जाएगा u अपॉन k। कहीं दे रखा है आपके लिए u अपॉन k, ये दे रखा है आपको सेकंड ऑप्शन u अपॉन k। यानी इस प्रकार से एक और ऊर्जा का सवाल था जो आपको कुछ नए फॉर्मेट में पूछा जाता है। इसके अलावा ऊर्जा का कोई सवाल आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा जो आपको परेशान करेगा, वो सारे कैटेगरी के सवाल हैं बेसिक्स वाले, वो मैं आपको सारा डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार इस वीडियो को पॉज करो और आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है बेटा। जी बच्चों ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है एवं इसमें संचित ऊर्जा U है। यदि बैटरी को हटाकर प्लेटों के मध्य की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा होगी। तो आपके सामने ऊर्जा का एक सवाल और है। अब आप ऊर्जा के बहुत सारे सवाल कर चुके हो, कोशिश करना बेटे एक सवाल हो जाए आप लोगों से, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपना आंसर निकाल लो और इसके बाद चेक कर लेना कि क्या हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि ऊर्जा के आप कई सवाल कर चुके हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं बेटा। अच्छा हमसे क्या कहा गया कि जब हमने इसको बैटरी से आवेशित किया तो इसके पास ऊर्जा कितनी आ गई, U ऊर्जा आ गई। ठीक है, ओके। फिर बैटरी को उठाकर प्लेटों के मध्य की दूरी, यानी जो दूरी है प्लेटों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया गया, तो बताओ ऊर्जा कितनी होगी। तो बेटा आपको पता है ऊर्जा का, वापस से अपन चलते हैं। कई बार आपको अब याद हो गए होंगे क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है और जो बनता है 1/2 CV स्क्वायर। सही है। अच्छा बेटा उसने क्लियरली बोल रखा है कि जब उसने प्लेटों के मध्य की दूरी को दोगुना किया था तो बैटरी को हटा दिया गया था। ठीक है, अगर बैटरी सेम होती तो बेटा विभव हमारा सेम रहता, विभव तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अभी हुआ क्या है जी, उसने बैटरी को हटा दिया, दैट मींस विभव अब चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं, आपको पता होगा जब धारिता का फॉर्मूला निकालते हैं तो बेटा V = लिखते हैं E × D। D का मतलब क्या होता है बेटा, चेक करो, D का मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी, यानी अगर आप दूरी को चेंज करेंगे तो ये हमारा B चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूरी को चेंज करेंगे तो कौन चेंज हो जाएगा, हमारा B चेंज हो जाएगा। अब चेक करते हैं सर कौन सा लगाते हैं। इस वाले में C भी चेंज हो जाता है, C का फॉर्मूला है ε0 A/D। सही है। अच्छा इसमें सर B भी चेंज हो रहा है हमारा, तो या तो दोनों राशि चेंज हो रही है। अच्छा इसमें आवेश को दूरी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अकेला C चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। आपको जो अच्छा लगे, यानी जो सबसे छोटा मेथड है वो अप्लाई किया करो हमेशा। ठीक है, तो चलो देखते हैं U = क्या दे रखा बेटा उसने। अगर अपन बात करें कि जब उसने बैटरी से जोड़ रखा था तो ऊर्जा U थी, तो बेटा 1/2 कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा। ये प्रारंभिक बात हो गई, जब प्रारंभ में जब उसने बैटरी से जोड़ा था तो मान लेते हैं ऊर्जा कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी, धारिता उसी मान लेते हैं। अच्छा जब उसने दूरी को दोगुना कर दिया, यानी इसे D का मान दोगुना कर दिया, तो बताओ बेटा दोगुना करने का मतलब धारिता बदल जाएगी आपकी। सही है, चेक करो धारिता का मान, नया मान जो नई धारिता आएगी C' वो कितनी जाएगी, ε0 A/2D आ जाएगी। कितनी जाएगी बेटा, 2D आ जाएगी ना। अच्छा इसको सॉल्व कर दे थोड़ा, तो ये बन जाएगा C' ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की पुरानी धारिता, ये वाला C, तो कुछ इसको C/2 ले सकते हैं क्या। चेक करो, स्टार्टिंग में धारिता हमारी कुछ इस प्रकार से थी, दूरी को दोगुना कर दिया तो दूरी हमारी 2D हो गई। तो बेटा इसकी जगह पर, इस पूरी की जगह पर ये जो दे रखा है मैंने डब्बे बंद कर रखा है, इसकी जगह पर C रख दिया, तो आंसर C/2 आ जाएगा। यानी जब प्लेटों के मध्य की दूरी को अपन दोगुना करते हैं तो धारिता आधी हो जाती है, क्योंकि दोनों कैसे हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नई ऊर्जा कितनी आएगी। फिर U' का मान कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब 1/2 आने वाला, उसमें तो कोई बदलाव है नहीं। आवेश का मतलब कोई मतलब ही नहीं, आवेश रहेगा बेटा। C का मान कितना होगा, C का मान तो सर आधा हो गया, पहले की तुलना में कितना हो गया, आधा हो गया। सही है। अच्छा इस 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर उठा के ले जाएंगे तो 2 आगे आ जाएगी, बाकी चीजें जैसी थी मैं वैसे रख रहा हूँ 1/2, इसको काटना मत। ठीक है, ऐसे सवालों में जब पहले से तुलना करवाए कि पहले की तुलना में 2 गुना है, 4 गुना है, आधा गुना है, तो किसी राशि को काटा मत करो आप लोग। तो देखो 2 ऊपर गया, 1/2 यहाँ का यहाँ गया, ऊपर कौन है, क्यू स्क्वायर है, और बेटा नीचे कौन है आपका C है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और ये जो मान है बेटा वो क्या आप पहले वाला केस था क्या, U वाला, तो बताओ ये U' जो नया बनेगा U' वो कितना आ जाएगा,
यानी ये 2 का मतलब 2 हो गया, और ये कौन है, पहले प्रकार यानी पहले वाले की ऊर्जा है, तो ये आंसर कितना जाएगा हमारा, यानी जो नई ऊर्जा आएगी वो पहले वाली ऊर्जा का कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले वाली ऊर्जा का कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अगर अपन क्या करें, प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर देते हैं तो। अच्छा सर, मैंने अभी बोला था कि सर यहाँ से भी सर आंसर इतना आएगा क्या, यहाँ से भी आंसर सेम आना चाहिए कि कुछ बदल जाएगा। देखते हैं एक बार इस वाले से, तो 1/2, मान लो किसी बच्चे ने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक, क्या बन जाएगा बेटा, सी का मान कितना हो गया था, पहले की तुलना में आधा हो गया, सही है। अच्छा बी बराबर ई इंटू डी होता है क्या, ये बन जाएगा कितना बेटा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी जो दुगना हो रहा है डी का, तो आप इसको क्या लिखोगे, जो नया बी डैश बनाओगे कितना बनाओगे, ई इंटू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का कोई डिपेंड करेगा नहीं, विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य का क्षेत्र होता है, वो दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो नियत रहता है, सिग्मा अपॉन कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको दूरी से कोई मतलब नहीं है, सही है। तो अगर अपन को नया बी डैश निकालना है तो ई इंटू दूरी कितनी कर दे, 2d कर दो, और जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, बाकी का देखने से विभव हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अभी भी बेटा कितनी बार आएगा, ऊपर कटेगा तो वापस से कितना आएगा, उतना ही आएगा, 2 गुना, तो आंसर कितना आएगा हमारा, कहाँ है, ये रहा आपका आंसर आएगा 2u। ठीक है, देखो एक आपके पास सवाल और था ऊर्जा का, कई सारे सवाल आप कर चुके ऊर्जा के ऊपर, आई थिंक अब आप ऊर्जा का कोई सवाल छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, चलते हैं और सवाल देखते हैं आपके लिए, और कुछ सवाल इंपॉर्टेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग या नीट एग्जाम्स में या जो आपसे पूछे गए वो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा क्या आता है आपके लिए, चलो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 3 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड के 2 गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट व 500 वोल्ट तक आवेशित कर दिया जाता है, तो दोनों को स्पर्श करने के बाद उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, वीडियो पॉज करो जल्दी से और अपना आंसर क्या कोशिश करो, कितना आंसर आने वाला है बेटा। चलो निकालते हो उभयनिष्ठ विभव। वैसे तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू C1 B1 प्लस के C2 B2 अपॉन C1 प्लस के C2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आता कैसे, अगर बात करें कि सर ये एक्चुअलिटी में आया कैसे, तो आप ऐसा समझो कि बेटा मान लो, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास 2 गोले थे, ठीक है, बढ़िया, ये मान लो ये हो गया, ये हमारा B हो गया। इसके ऊपर बेटा अपन ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मान लिया आवेश हमारा Q1 है, ठीक है। अच्छा इसकी धारिता बेटा मान लेते हैं अपन C1 मान लेते हैं, ओके। इसके पास आवेश बेटा हमारा Q2 हो गया और धारिता को अपन मान लेते हैं बेटा C2। इसका प्रारंभिक विभव भी मान लेते हैं अपन लोग कुछ V1, इसका भी मान लेते हैं कुछ V2 है, सही है। ये हमारे पास 2 गोले थे, इस वाले गोले पर आवेश कितना बेटा Q1, धारिता कितने C1, विभव कितना है V1, ये मैंने मान लिया पहले से ही। इस वाले गोले पर आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभव कितना है V2 है, ठीक है। अभी दोनों को आपस में स्पर्श, जैसा इसने कहा था दोनों को स्पर्श करा दो, अभी स्पर्श नहीं कराया है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस गोले के पास जो आवेश Q1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अपन जानते हैं धारिता का फॉर्मूला बेटा Q इक्वल टू कितना होता है, C भी होता है क्या, Q इक्वल टू C इंटू भी होता है ना। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग Q1 का मान कितना आएगा, C1, विभव कितना है इसके पास V1, तो Q1 बराबर C1 V1। अच्छा इधर बताओ बेटा Q2 कितना आ जाएगा आपका, Q2 फिर इसका मतलब C2 इंटू V2 हो जाएगा, सही है। अच्छा अगर बेटा दोनों का अपन कुल आवेश निकालें, कुल आवेश दोनों का मिला के, इस वाले गोले और इस वाले गोले पर मिला कितना आवेश है, तो Q इक्वल टू दोनों को जोड़ दें, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, और आवेश का तो बीजगणित योग होता है ना, अलजेब्रिक सम होता है। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये C1 B1 और प्लस के C2 B2, सही है। यानी कुल मिला के दोनों के पास कुछ इतना आवेश है। अब एक काम करते हैं, अब अपन दोनों को जोड़ देते हैं। जब अपन इनको दोनों को जोड़ेंगे, देखो जोड़ने से क्या होगा, हमने इसको लेके एक तार से जोड़ दिया, ठीक है। तो अपन एक बात बताओ, तार जोड़ देंगे तो धारिता बदल जाएगी क्या, तो धारिता को आवेश से कोई मतलब ही नहीं है, तो धारिता अभी भी कितनी है, C1 है, सही है, बढ़िया। आवेश बदलेगा क्या बेटा, बिल्कुल आवेश बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह फ्लो ऑफ चार्ज बेटा, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव की ओर। हो सकता है V1 इन V2 में से कोई एक ज्यादा रहा होगा, कोई एक कम रहा होगा, और अगर दोनों में से इन दोनों के मान अलग अलग हैं तो अन्य 1% आवेश का प्रवाह होगा कहां से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। और अगर मैं दोनों को तार से जोड़ दूंगा तो इसका मतलब आवेश गति करना शुरू कर चुका होगा। कब तक चलेगा, जब तक दोनों जितना विभव इसके पास उतना विभव इसके पास हो जाए।
तो इसका मतलब आवेश तो बदला होगा पक्का। तो बेटा मान लो ये इसका नया आवेश है, उसको Q1 डैश मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी धारिता, धारिता का मतलब आवेश से कुछ होता ही नहीं, धारिता को आवेश से कोई मतलब ही नहीं, धारिता का मतलब तो आकार से होता है, आकार थोड़ी बदलेगा। अच्छा आवेश इसका बदल गया तो बेटा इसका अपन Q2 डैश मान ले कुछ। अच्छा विभव, क्या विभव बदला होगा क्या? सर विभव के कारण तो सब कुछ हो रहा था, अगर विभव समान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि विभव दोनों के अलग अलग थे तभी तो ये सारी घटना देखने को मिली, आवेश का प्रवाह होने लग गया, ठीक है। और ये कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। अगर इसका v है तो फिर इसका भी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का विभव समान हो जाएगा, आवेश का प्रवाह हमारा गति करना बंद कर देगा, आवेश गति करना बंद कर देगा, ठीक है। और मान लो अभी आवेश गति करना, ये जोड़ते ही सब कुछ हुआ और गति करना बंद कर चुका है, तो बताओ इस वाली अवस्था में इसका Q1 डैश कितना आएगा? इसके पास कितना आवेश है? उसी फॉर्मूला से Q = CV से डाटा कितनी हो गई? C1, विभव कितना हो गया? V। बेटा इधर बताओ Q2 डैश कितना आ जाएगा? C2 × V। सही है? बताओ जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले की घटना है, जोड़ने के बाद की घटना है, कुल आवेश कितना आएगा? यहाँ जोड़ने के बाद कुल आवेश दोनों का, वापस से बेटा दोनों को जोड़ दें तो बताओ इसका कितना? C1V, इसका कितना? C2V, दोनों प्लस के तो क्या आराम से जुड़ जाएंगे क्या? पक्का? अब एक बात बताओ, जब ये दोनों अलग अलग थे तो कुल आवेश तो कितना था, जब दोनों को जोड़ दिया तो कुल आवेश कुछ ऐसा है। कोई इसको कोई तीसरा बंदा आके आवेश दे के गया है कि जो आवेश का प्रवाह हुआ उन दोनों में से आपस में हुआ है? दोनों में से हुआ है ना। और दोनों में से अगर हुआ है तो बताओ क्या आप कुल आवेश के मान में कोई बदलाव आएगा? जो पहले यहाँ था वही यहाँ आएगा। हो सकता है इसने इसको दे दिया हो, इसने इसको दे दिया हो, लेकिन अभी भी जो जोड़ेंगे टोटल करेंगे वो तो समान आएगा ना, क्योंकि ऊर्जा आपका आवेश संरक्षण क्या कहता है कि पहले का आवेश बराबर होगा बाद का आवेश। और अगर ऐसी बात है तो बताओ, यानी ये C, इन दोनों में से B कॉमन निकाले बेटा, B कॉमन निकालेंगे तो C1 + C2, ये तो जोड़ने के बाद का आवेश हो गया। और पहले कितना है? C1V1 + C2V2, तो बताओ इस B का मान कितना आ जाएगा? ये टोटल भी कितना आएगा बेटा? ये जो V है वो किसको, इस V को क्या बोलते हैं अपन लोग? यही होता है हमारा ओवेनिस्ट विभव, यानी कॉमन पोटेंशियल ओवेनिस्ट विभव। कितना आ जाएगा? C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। यानी फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आता है कि जब भी आप गोली प्रकार के चालकों को जोड़ो और आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल यानी कॉमन विभव कितना है, तो आपका आंसर लगेगा, फॉर्मूला करना C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना बनने वाला। देखो बेटा जल्दी से सॉल्व करो, आपके सामने फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, आंसर लगा लो कितना आएगा। देखते हैं तो देखो V = C1 कितना है आपके पास? 3, सही है। अच्छा सर माइक्रो के बच्चे बोलते हैं सर माइक्रो ले सकते हैं क्या? क्योंकि बेटा देखो धारिता में धारिता का भाग लग रहा है तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करने की यानी माइक्रो को बदलने की जरूरत नहीं है। V1 कितना है आपका? 300, C2 कितना है? 5, और बेटे कितना हो गया? 500 बटे C1 3 और ये हमारा 5। अच्छा सर अगर माइक्रो पुट करते तो क्या कुछ आंसर बदलाव आता? कुछ नहीं आता, क्योंकि 10 की घात -6, 10 की घात -6, यहाँ भी -6 कॉमन लेके कट जाता, तो वो लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि धारिता का अनुपात हो रहा है, ठीक है। चलो ये बन जाएगा आपका 900, ये बन गया बेटा 2500, और ये नीचे कितना आ गया बेटा? 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, सही है। अच्छा 9 में अब बेटा चेक करते हैं, 0 में से 0 जोड़ा 0 और 9 और 25 में जोड़े 9 तो कितना? 34 आ जाएगा क्या? 25 में 9 जोड़ेंगे 34 बटे 8, ठीक है। ऐसे तो आएगा, तो चेक करते हैं कितना आंसर आने वाला। 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 हो गए, तो 4 और पूरा पूरा गया, 32 का 2 बचा, सही है। 0 कर लेते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, पक्का 4 बचा 0 और 8 5 से 40 हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 425। तो कितना हो जाएगा? 425 वोल्ट, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको इस सवाल में सब कुछ सिखा दिया कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हम इनको बदलें कि सर ना बदलें, बदलते हो तब भी आंसर उतना आएगा, नहीं बदलते हैं तब भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। ठीक बच्चों ये रहा आपके सामने नया सवाल। यदि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं कि विभव अनंत हो जाएगा, धारिता अनंत हो जाएगी, आवेश अनंत हो जाएगा, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। चलाएंगे, देखते हैं बेटा। मान लो ये हमारे पास एक संधारित्र है, ठीक है।
इसको आवेशित कर रखा है। आवेश करने का मतलब इसकी इस वाली प्लेट पर आवेश कैसा देते हैं अपन लोग, +Q देते हैं, और इस वाली प्लेट पर आवेश कैसा होता है, फिर हमारा -Q होता है। सही है, ऐसे ही कुछ होता था क्या? सवाल दे रखा है कि दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया, यानी इस वाली प्लेट को इस वाली प्लेट से तार से जोड़ दिया, ऐसे दोनों में कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया तार से। अब एक बात बताओ, ये तार नहीं था तो एक्चुअलिटी में इसका प्लस आवेश है। प्लस आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है? भाई प्लस का बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इस पर आवेश कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। यानी इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कम है, इस प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये भूखा है, पहले से प्लेट भूखी है इलेक्ट्रॉन की, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो भरमार है। जैसे मैं तार को इससे जोड़ दिया तो होगा क्या, बताओ क्या होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो पहले से भूखा है वो क्या कोशिश करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, यानी जितनी इसके पास कमी थी वो क्या करेगा, इस कमी को पूरा कर देगा, और कमी को पूरा करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से आना शुरू होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इधर आपके खत्म होते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, जब इससे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इधर से बेटा सारा का सारा प्लस वाला क्या हो, खत्म हो जाएगा। देखो जब ये सारा का सारा जो यहाँ कमी थी अगर उसकी भरपाई हो गई तो देखो इसके पास ना तो इधर कोई आवेश बचेगा और ना ही इधर कोई आवेश बचेगा, इन दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो देखो ना तो विभव में कोई चेंज आएगा, ना धारिता में कोई चेंज आएगा, ना ये वाला मतलब कहने का मतलब चेंज का नहीं कि आप ये सोचो कि इन चीजों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब उसके पास आवेश ही नहीं है तो बिना आवेश के तो अपन इनके बारे में कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। भाई आवेश नहीं है तो विभव नहीं होगा। धारिता तो जैसी थी वैसी होती है, क्योंकि धारिता को ना तो आवेश से मतलब है ना ही विभव से मतलब है। आवेश नो डाउट है ही नहीं, जीरो हो गया ना, तो दैट मींस संधारित्र प्राप्त अनंत नहीं हुआ। आवेश कैसा हो गया हमारा, जीरो हो गया। जीरो का मतलब संधारित्र कैसा हो गया हमारा, निरावेशित हो जाएगा। आपके संधारित्र के ऊपर कोई आवेश नहीं बचेगा तो कैसा हो गया हमारा, न्यूट्रल। आपका आवेश नहीं है, निरावेशित हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके सामने अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि समान धारिता, दो समान धारिता वाले संधारित्रों को पहले किस में जोड़ा गया बेटा, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसके बाद फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और आपसे पूछा गया है कि दोनों प्रकरणों में जो दोनों प्रकरण थे उनमें तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या था। ठीक है, यानी पहले इसको क्या किया गया, उनको कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है, इसके बाद दूसरा फिर उनको कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है। ऐसे दोनों की धारिताएं समान है, इसको सी मान लो, इसको सी मान लो, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया। ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से हैं, जल्दी से आंसर निकालो, चेक करो आंसर क्या आने वाला है। बहुत आसान सवाल है, अब जल्दी से कर देंगे जी। बेटा इसमें बताओ धारिता श्रेणी क्रम में क्या आती है, C1 गुणा C2, तो C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2, जानते ना तुम लोग। भाई जिसको नहीं पता है बेटा वो चेक करो, 1 यानी श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला क्या था, 1 बटे C1 प्लस के 1 बटे C2। सही है, लघुत्तम लेंगे C1 C2 आएगा तो इधर जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा ऊपर, ये आ गया 1/CS का मान, और CS का मान निकालेंगे तो उल्टा कर देना, तो C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2। ये सिर्फ और सिर्फ जब दो संधारित्र हमारे ओनली दो संधारित्र हमारे किस में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो ही लगाना, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो बताओ दो ही थे हमारे पास, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ऊपर 2 आपका C² हो जाएगा, सॉरी C² हो गया, नीचे कितना हो गया बेटा हमारा 2C हो गया, तो एक C से C कटेगा, तो आंसर कितना आएगा श्रेणी क्रम में C बटे 2 आ जाएगा। सही है, अच्छा इधर कितना आएगा बेटा, इतना तो अपन जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो C प्लस C हो जाएगा, कितना जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला गया पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम, तो आंसर पूछा गया है कि श्रेणी क्रम का बटे समांतर क्रम का आंसर क्या होगा बताओ, तो ये हो गया C बटे 2, और ये कितना हो गया 2C, ये 2 भाई साहब नीचे आ जाएंगे तो कितना C बटे 4C, ये कट गया तो कितना आंसर आएगा बेटा, ऊपर बच गया हमारा 1 और नीचे कितना रह गया 4, तो कितना होगा 1/4। कहीं मिल रहा है क्या आपको, ये मिल गया, देखो यार आपका आंसर आएगा 1/4। ठीक है, सवाल आगे समझ में। चले आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, कुछ और ढूंढते हैं आपके लिए अच्छे सवाल। बच्चों ये आपके सामने अगला सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, प्लेटों के मध्य की दूरी D है एवं प्लेटों के मध्य का विभवांतर B है। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं, धारिता, विभव और दूरी के पदों में कुछ ऑप्शंस आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। आपको बताना है कि लगने वाला बल कितना होगा। सवाल को पढ़ना है, आराम से ऑप्शंस चेक करने हैं, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर निकालो, थोड़ा दिमाग लगाओ इसका, अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका।
बेटा ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, ओके ये वाला। उसने इस दूरी को दे रखा है डी, प्लेटों के मध्य विभवांतर उसने पहले से दे रखा है बी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि दोनों प्लेटों के मध्य कितना बल लग रहा है, दोनों प्लेटों के मध्य लगने वाला बल कितना है। ठीक है, बढ़िया। बेटा बल लगने के लिए आवेश होना चाहिए, तो अपन जानते हैं बेटा इसके पास प्लस क्यू आवेश होता है तो इसके पास माइनस क्यू आवेश होता है, सही है। यानी ये प्लेट इसके ऊपर बल लगेगी और ये वाली प्लेट इसके ऊपर बल लगेगी, सिंपल सी बात है ना। दोनों प्लेटों के मध्य बल लगेगा नहीं लगेगा, ये वाली प्लेट इसके ऊपर बल लगेगी और ये वाली प्लेट इसके ऊपर बल लगेगी, सही है। अच्छा बढ़िया। अगर अपन देखें इसके पदों में, मैं वैसे आंसर के हिसाब से कह रहा हूं बेटा, अपन जानते हैं कि लगने वाला किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो Q इंटू ई से दिया जाता है, सही है। इसलिए पढ़ा था हम लोगों ने कि बल का मान Q इंटू ई होता है क्या, बढ़िया। एक कूलॉम्स का लॉ था, कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, सही है। लेकिन ये के पदों में आंसर तो दे नहीं रखा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से। अगर ये आंसर के पदों में दे रखा होता तो कुछ यहाँ से सोचते, बट के पद यहाँ कहीं के नहीं दे रखा, दस में सपद इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। देखते हैं तो बल बराबर भाई इस वाले प्लेट ने इसके ऊपर लगाया, इस वाले प्लेट ने इसके ऊपर लगाया, तो हम किसी एक प्लेट पर लगने वाला बल निकालना। तो देखो पहले बताओ, अगर इसकी धारिता C है, विभव B है, तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा। बेटा अपन ने पढ़ रखा था Q बराबर कितना होता है CV, है ना भाई। अगर इसके विभव B है, धारिता C है, तो इस प्लेट पर एक Q का जो मान आता है वो कितना आता है, C इंटू B आता है क्या। तो आवेश कितना हो गया इस प्लेट, हम ये निकाल लें कि इस वाली प्लेट ने इस वाली प्लेट पर कितना बल लगाया, ठीक है। अच्छा बल कैसे लग रहा है बेटा, देखो प्लीज सारे बच्चे, इस वाली प्लेट ने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया यहाँ, यानी ये जो प्लेट है, ये जो आवेश है वो इस प्लेट के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और ये जो प्लेट ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था उसमें ये रखा हुआ है, सही है। और हम ये जानते हैं कि सिंगल प्लेट के द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, मैं सिर्फ एक प्लेट की कह रहा हूं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्लेट की कह रहा हूं कि एक प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था क्या, सिंगल प्लेट के लिए। जितना इसने उत्पन्न किया था उतना इसने उत्पन्न किया था, इसलिए दोनों जुड़ के आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। लेकिन एक प्लेट की बात करेंगे तो कुछ इतना आया था क्या, सही है। यानी अगर मैं इस प्लेट की बात करूं तो इस प्लेट पर आवेश कितना हो गया Q, जिसकी वैल्यू कितनी CV, तो ये तो हो गया हमारा बेटा Q का मान हो गया C इंटू B इंटू, पक्का। अच्छा इस वाले प्लेट ये कितने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो इस पर बल लगता है F बराबर QE, तो Q का मतलब CV हो गया, यानी इस प्लेट पर आवेश कितना हो गया CV। और इस प्लेट के पास विद्युत क्षेत्र, सिंगल प्लेट की बात कर रहा हूँ, दोबारा सुनो, संधारित्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं सिर्फ प्लेट की बात कर रहा हूँ कि इस प्लेट के पास इस प्लेट ने कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, सिंगल प्लेट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र कितना आ गया बेटा आपका, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। मैंने वापस सुन लो बेटा, मैंने संधारित्र की बात नहीं की है, संधारित्र में E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, E बराबर, क्योंकि दोनों प्लेटों को जुड़ रहा होता है, लेकिन मैं सिंगल प्लेट की बात कर रहा हूँ। ये वाली प्लेट इस पर बल लगा रही है, ये वाली प्लेट इस पर बल लगा रही है, आप कोई सी भी प्लेट के लिए सॉल्व कर लो, आंसर इतना आने वाला है, ठीक है, ओके। बट देखते अपने आंसर को बेटा, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी नहीं दे रखा है, कहीं भी नहीं दे रखा, केवल C दे रखा है, B D वगैरह कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ बदल के देखते हैं। अच्छा बेटा आपको ये तो दे रखा है कि इन दोनों प्लेटों के मध्य का जो विद्युत क्षेत्र है, सॉरी दोनों प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है B, वो गिवन है आपको। देखो सवाल में विभवांतर भी दे रखा है, तो दैट मींस B का जो मान आपने निकाला था कुछ ऐसे निकाला था, V इक्वल्स टू E इनटू D निकाला था क्या, याद है ना जी, कितना आता है, E इनटू D आता है ना, यानी D का मतलब दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी और इन दोनों प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र संधारित्र वाला है दोनों प्लेटों वाला, और ये विद्युत क्षेत्र है किसी एक प्लेट का, इसको मैं इवन बोल देता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र किसी एक प्लेट के कारण है, और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जिसका मान हमें कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये किसका मान आता है, B का मान, आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा हमें इस सिग्मा, हमें इस वाले हिस्से को उठाना है, यहाँ से किस को उठाना है बेटा, इस वाले को, इस वाले हिस्से को उठाना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उठाना है। तो बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, ये V अपॉन D आ जाएगा, सही है। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पुट करके देखना, तो बल कितना आएगा बराबर, CV अपनी जगह पर मल्टीप्लाई 1/2 अपनी जगह पर, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कितना बन गया, B अपॉन D बन गया, तो ये बन गया B अपॉन D,
सबको मल्टीप्लाई करके देखो तो 1/2 बाहर आ गया, सी बी इंटू बी का मतलब बी स्क्वायर हो गया और अपॉन डी आ गया। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 1/2 सी बी स्क्वायर अपॉन डी की मिल रहा है क्या आपको? देखो ऑप्शन नंबर पहले मिल रहा है 1/2 सी बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये ई जो है वो संदर्भ की प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र है और ये जो ई है वो किसी एक प्लेट के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये जो प्लेट रखी है वो इसके विद्युत क्षेत्र में रखी है और ये वाली प्लेट रखी है वो इसके विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। ठीक है, समझ आ गया? चलें बेटा आगे चलते हैं। आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल देखते हैं क्या आता है आपके लिए। जी बच्चों, आज का लास्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 2 माइक्रोफैराड हो तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं बेटा, जैसे मान लो आपको थोड़ा पूरा समझा देता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास छोटी बूंद है और ये बेटा हमारे पास एक बड़ी बूंद है। ठीक है, जिससे मान लो इसकी त्रिज्या कुछ आर होगी और इसकी त्रिज्या को अपन कैपिटल आर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आगे से आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बना लेंगे अपन लोग। बढ़िया बेटा, इसकी मतलब मान लेते हैं धारिता सी होगी, इसकी धारिता को अपन कुछ सी डैश मान लें। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब ये हमारी मान लो ये कुछ एन संख्या इनकी कितनी है, इस छोटी संख्या बेटा इन छोटी बूंदों की संख्या को अपन कुछ एन मान लेते हैं। ठीक है, ये भी इसमें कितनी दे रखी है 64 दे रखी है ना, तो ये संख्या बदलती रहती है तो मैंने इसको एन मान लिया। यानी एन छोटी बूंदें मिलकर क्या बना रही हैं, एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं। तो अपन एक चीज जानते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में बदलती है तो उसका क्षेत्रफल बदल जाता है, लेकिन आयतन में कोई बदलाव नहीं है तो इसका वॉल्यूम कैसा रहता है, समान रहता है। तो बताओ इसका मतलब एन छोटी बूंदों का जो आपका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, क्या वही वॉल्यूम हमारी बड़ी बूंद का आ जाएगा क्या? और छोटी बूंद का बेटा ये हमारी बूंद का मतलब गोलाकार होती है ना, तो बड़े आपकी गोलाकार वस्तु का जो आयतन होता है 4/3 पाई और त्रिज्या की घात 3, और त्रिज्या कितनी मानी हमने आर मानी, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। सही है। अच्छा, बड़ी बूंद का 4/3 पाई और ये बेटा इसकी त्रिज्या आर की घात 3 हो जाएगा क्या? देखते हैं बड़ी बूंद जो बनी थी उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, यानी ये कट गया, ये गया, ये गया, ये गया, कुछ ऐसे आ जाएगी एन आर की घात 3। यानी जो हमारी बड़ी बूंद बन रही है उसकी त्रिज्या कुछ ऐसी आएगी एन और आर की आर की घात कितनी बेटा 3 हो रही है। ठीक है, और अगर इसमें से आर निकालेंगे, इसमें से थोड़ा सा और थोड़ा गणना करते हैं इसकी, अगर इसमें से आर निकालेंगे तो रूट क्यू ले लो बेटा, इसमें से तो रूट क्यू लेंगे तो एन की घात हो जाएगा 1/3 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगी तो ये कुछ त्रिज्या कुछ ऐसे आ जाएगी। सही है, एन की घात 1/3 इंटू आर आ जाएगी। ये किसकी त्रिज्या है, जो बड़ी बूंद बनी थी उसकी त्रिज्या दे रखी है। पक्का? अच्छा, अपन धारिता की बात करते हैं बेटा। छोटी बूंद की जो धारिता होती है अपन जानते हैं गोली चालक की धारिता, क्योंकि बूंद है जो चालक का काम करेगी। तो बताओ कितना आई थी, 4πε0 मल्टीप्लाई विद स्मॉल आर आ जाएगी, ये छोटी बूंद की धारिता होगी। और अगर अपन बड़ी बूंद की लगानी है तो सी डैश कितना आ जाएगा बताओ बेटा, सी डैश का मान आपकी त्रिज्या बदल गई, कितनी होगी त्रिज्या बेटा हमारी आर डैश होगी, तो कितना 4πε0, ये तो सेम रहेगा क्योंकि नियतांक है। आर क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी क्या, और इस कैपिटल आर का मान अपन निकाल चुके हैं। तो बताओ सी डैश कितना 4πε0, हाँ जी कितना आ गया बेटा, एन की घात 1/3 इंटू आर आ गया। और इसमें से काम करते हैं, एन की घात 1/3 को बाहर निकालना है तो ये कितना बन जाएगा 4πε0 और आर रहेगा उस डब्बे के अंदर। सही है, और आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो यार छोटी बूंद की धारिता है क्या, तो इसको दैट मींस बड़ी बूंद की जो धारिता है सी बड़ी बराबर एन की घात 1/3 और के सी छोटी होती है क्या? पक्का? तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि जो बड़ी बूंद की धारिता आती है वो एन की घात 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता के गुणनफल के बराबर होती है। अब आपके पास देख लेते हैं बेटा, इसको एक बार नोट कर लेना, आप देख लेते हैं इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा बताओ। एन का मान बेटा हमारे पास कितना दे रखा है, सी जो बड़ी बूंद है उसके लिए बताओ बेटा कितना, एन का मान कितना दे रखा है आपके लिए, एन बराबर कहां बेटा, ये दे रखा है 64, ये दे रखा है ना 64, तो बन गया 64 की घात 1/3 और आर सी छोटी कितनी दे रखी है बेटा, छोटी बूंद की त्रिज्या कहीं दे रखी है क्या, ये रही छोटी बूंद की धारिता दे रखी है, सॉरी त्रिज्या नहीं धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफैराड। सही है, तो देखना बेटा 64 को क्या ऐसा रख सकते हैं कि 4 की घात 3
और ये बन गया 1/3 गुणा 2 माइक्रो फैराड हो गया ना। तो देखो बेटा 4 3 से 3 कट गया क्योंकि घन का दोनों गुणा हो जाएगा तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ तो 4 बचा, ये 2 बचा माइक्रो फैराड, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 8 माइक्रो फैराड। तो आंसर कितना आएगा आपका 8 माइक्रो फैराड। ठीक है, सवाल समझ में आ गया पक्का। तो आज हमने कुछ बेसिक सवालों को डिस्कस किया था। इन सवालों ने आपको संधारित्र का थोड़ा सा टॉपिक क्लियरिटी के साथ समझाया होगा कि एक्चुअलिटी में संधारित्र के ऊपर ऑब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार से बनते हैं। इन सवालों की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर आज जितने भी सवाल हमने आपको कराए हैं, अगर वो आपको सवाल समझ में आए हैं तो एक बार जरूर कमेंट जरूर करना कि सर आपने जो सिखाया वो सही समझा। कोई सवाल अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए इन वीडियोस को और बच्चों के लिए फॉरवर्ड किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में कुछ नए सवालों के साथ में। आज के लिए इतना ही।